नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आप सबकी बात। मित्रों, आप सबके बात की शुरुआत करने से पहले मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं कि कल जिन जिन जगहों पर मतदान है, ये संबोधन उन लोगों के लिए विशेष तौर पे है। उसके बाद ये उनके लिए भी है जो उसके बाद मतलब 7वें चरण में जिनकी मतदान पड़ेगी। मित्रों, मतदान आप अवश्य करें। किनको चुनते हैं, किस आधार पर चुनते हैं, ये आपके विवेक के ऊपर है। इस पर मैं सिर्फ छोटी सी बात अपने जो समझ में आ रही है मैं वो आपको कहूंगा। वो ये कि मतदान किन किन मुद्दों पर होना चाहिए और किसके मुद्दे पर होना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। आमतौर पर होता क्या है हमारे देश में कि राजनीतिक दल अपना मुद्दा डिसाइड करते हैं चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से, मंचों के माध्यम से, अपने लोगों के नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, लेकिन उसमें जन भावनाओं का बड़ा अभाव रहता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि जो लोग चुनाव घोषणा पत्र तैयार करते हैं वो चुनावी मंच पर उस मुद्दे को उठाते ही नहीं है और चुनाव बाद तो उस पर चर्चा ही नहीं होता है। तब सवाल है कि हमें मतदान किन मुद्दों पर करना चाहिए, किसको करना चाहिए। आपके चुनाव क्षेत्र में जितने लोग चुनाव मैदान में हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हो, कांग्रेस का उम्मीदवार हो, सपा का उम्मीदवार हो, बसपा का उम्मीदवार हो या निर्दलीय उम्मीदवार हो, आप किसको चुनते हैं? आप किसी दल को चुनते हैं कि आप अपने विधायक के लिए अपने आदमी को चुनते हैं? इस विषय पर चर्चा होना बहुत जरूरी है और होना भी चाहिए। आज मैं इन्हीं शब्दों पर आपसे बात कर रहा हूं। मैं शुरुआत करूंगा बैरिया विधानसभा में। कल बैरिया में मतदान है। चूंकि मैं भी बैरिया का मतदाता हूं और बैरिया में मतदान करूंगा अपने शोभा छपरा बूथ पर। मैं किसको वोट दूंगा ये गुप्त है, इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं किसको वोट दूंगा और क्यों दूंगा। वोट देने के पीछे मेरी नजरिया क्या है, वोट देने के पीछे का मेरा वजह क्या है। मित्रों, ये निसंदेह है कि अगर आप भारत का भविष्य देखते हैं, भारत का भविष्य पर विचार करके मतदान करेंगे तो कमल निशान है। कल है कमल का, कमल है तो कल है, ये एकदम निर्विवाद रूप में है। लेकिन क्या हर जगह के लिए कमल ही कमल है? और क्या कमल में कीचड़ नहीं है और कीचड़ में कमल नहीं है? इस विषय पर भी विचार किया जाएगा। मैं बात कर रहा हूं बैरिया विधानसभा के सभी उम्मीदवारों पर। पहले बात करते हैं जिसकी सरकार है, आप हैं श्री आनंद स्वरूप शुक्ला। आनंद स्वरूप शुक्ला एक सुलझे हुए, शरीफ और निहायत ही पढ़े लिखे आदमी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सज्जन स्वभाव, मृदुभाषी और सरकार में मंत्री हैं। आप गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी थे। संगठन से लेकर के सरकार तक आपका दखल है और संगठन से सरकार तक आपने प्रतिष्ठित मुकाम पाया है। बलिया से आप अब तक विधायक हैं जो 10 मार्च तक रहेंगे। आगे बैरिया की जनता और आपका भाग्य जाने। आनंद स्वरूप शुक्ला का चुनाव क्षेत्र बदलना पार्टी के लिए घातक होगा या लाभदायक होगा ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आनंद स्वरूप शुक्ला का दोआबा में विधायक बनने का क्या क्या लाभ है आप इसे जानिए। सरकार के विधायक होंगे क्योंकि सरकार तो योगी आदित्यनाथ की ही बन रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो सरकार के विधायक होंगे तो सरकारी योजनाओं को लागू करवाने में सुविधा होगी। इस वजह से जो लोग सरकारी सुविधाओं का त्वरित क्रियान्वयन चाहते हैं तो वो आनंद स्वरूप शुक्ला को वोट देंगे। शरीफ, सज्जन और निहायत ही मिलनसार आदमी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
उनकी कमियां ये है कि आम जन से घुल मिल नहीं पाते, लोगों का फोन नहीं उठाते और लोगों से सीधी संवाद नहीं बना पाते। चुनाव में अगर वो किसी से संवाद बनाते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, चुनाव बाद अगर आप संवाद बनाते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बलिया के विधायक के रूप में आपका कार्यकाल निहायत ही असंतोषजनक और दुखी करने वाला था। आपने लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल खत्म कर दिया था। बलिया के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी आपसे संतुष्ट नहीं है। आपकी बेरुखी उनको तकलीफ दे रही है। आपका टिकट बदलने के पीछे एक कारण ये भी है। कहा जा रहा है कि बलिया में आपके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी इतना थी कि पार्टी के वर्कर और पार्टी के पदाधिकारी भी सार्वजनिक मंचों और मीटिंगों में ये कहने लगे थे कि अगर आप उनको टिकट देते हैं तो शायद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सहयोग न पा सके, इस वजह से उनका टिकट बदलना पड़ा। अनंत शुक्ला भी नया है, उनको सीखने का समय है। अगर बैरिया से उनको पहली झटका तो उनको बलिया से सीट बदल करके लग गया है। अगर बैरिया की जनता ने उनको झटका दे दिया तो उन्हें इस बात की समझ डेवलप होगी और उनको खुद में परिपक्वता लाने का मौका मिलेगा और वो खुद में सुधार कर सकते हैं। हालातों से अपने आप को सामंजस्य बनाने में आसानी होगी और वो समझेंगे कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, आम जन का प्रतिनिधित्व करना उचित है या आम जन के दिलों में राज करना उचित है, तो वो बाद में अपने आप को उस लायक बनाएंगे। अब आते हैं जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कैसा है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, समाजवादी पार्टी का चरित्र कैसा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप सरकारी खजाने से मुंबई के तरीकाओं का नाच देखना पसंद करते हैं। लंदन से बॉगी ले आकर के मुलायम सिंह का उस पर इटावा के सड़कों पर कोहराम देखना पसंद करते हैं। गली कूचे और शहरों में कुछ लोगों का आतंक देखना चाहते हैं, लूट खसोट मारपीट देखना चाहते हैं, या हिंदू मुस्लिम के नाम पर अलग अलग जाति के नाम पर बटा हुआ समाज देखना चाहते हैं। सोचना है आपको है। बहरिया विधानसभा में जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी के अंचल का कार्यकाल देखा है और उसके कार्यकाल का परिणाम भुगता है, वो लोग वाकिफ हैं। बाहर के लोगों की तो मैं नहीं कह सकता, जो बहरिया विधानसभा के लोग हैं वो इस चीज को जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के जीतने का मतलब क्या होता है। तो वो उसको वोट देंगे नहीं देंगे ये बात समझ आ रही है, मुझे समझ में आ रही है। उनके अपने लोग जो यादव बिरादरी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इनके क्रियाकलाप संतोषजनक नहीं है, इसलिए इनको मतदान नहीं देना चाहिए। आपका विवेक है। अब आते हैं बहुजन समाज पार्टी पर। बहुजन समाज पार्टी ने अपने पूर्व विधायक और यादव बिरादरी के सुभाष यादव को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी के यादव बेल्ट पर सेंध लगाने की एक प्रयास है, क्योंकि सुभाष यादव बहरिया विधानसभा के रहने वाले यादव हैं और अंचल सियर के हैं, मतलब अंचल का घर बहरिया से 50-60 किलोमीटर दूर है और अंचल रहते भी अपने गांव में है। बहरिया विधानसभा में उनका आवास निवास नहीं है, जहां तहां कार्यालय है जहां पर लोग के लिए मिलने के लिए आते होते हैं या मिलते नहीं है, लेकिन सुभाष यादव वहीं का लोकल है। तो जातीय राजनीति उत्तर प्रदेश में सतह पर है और उसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से सुभाष यादव वोट काटेगा ऐसी संभावना है, क्योंकि वो बहरिया विधानसभा क्षेत्र का निवासी है और यादव बिरादरी होने के नाते उसके अपने नाते रिश्तेदार यार पटीदार ये सब लोग भी तो होंगे जो यादव ही होंगे। स्वाभाविक है, वो स्वयं यादव है तो उनकी रिश्तेदारी यादव में होगी, उनके परिवार यादव में होंगे, उनके दोस्त मित्र तो खैर हर जाति धर्म में होंगे, लेकिन कम से कम जो कुनवा होगा वो तो यादव का होगा। तो कुछ तो यादव बेल्ट उनके साथ आएगी और बहुजन समाज पार्टी के जो कोर वोटर है दलित का वो कहीं नहीं जाएंगे। ये बात बताने की जरूरत नहीं है, ये जग जाएगा। बहरिया विधानसभा की अगर जातीय स्थिति देखी जाए तो पहला नंबर ठाकुर का, दूसरा नंबर यादव का, तीसरा नंबर दलित का और चौथा नंबर ब्राह्मण का है। तो इस हिसाब से जो दूसरे नंबर की वोटर है और जो तीसरे नंबर के वोटर है उसमें सुभाष यादव का पलड़ा भारी है,
क्योंकि यादव वोटर 10-20% भी अगर टूट करके बहुजन समाज के साथ मिल जाते हैं तो सुभाष यादव मार्जिन ले आ देगा। इसमें मुश्किल हो जाएगा समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार का जीतना। सुभाष यादव का अपना जो समाजवादी बहुजन समाज पार्टी का वोट है वो निर्विवाद रूप से उसको मिलेगा, इस पर संदेह है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, उन सब कामों का परिणाम ये है कि अब बहुत सारे दलित, मुसलमान, पिछड़े लोग जो घर लिए हैं, सरकारी सुविधा लिए हैं, कोरोना में अनाज ले रहे हैं, वो सब लोग ये खुलेआम कह रहे हैं कि भाई मुझे किसी जाति, धर्म, क्षेत्र और अपनापन से क्या मतलब है। कोरोना काल में जब महामारी फैली थी तो मेरा अपना तो योगी और मोदी थे, तो मैं क्यों ना योगी मोदी को वोट दूं। इस बात का चर्चा आमतौर पर पूरे देश भर में है। बैरिया विधानसभा उससे अछूता नहीं है। अब आते हैं सुरेंद्र नाथ सिंह पर। मित्रों, सुरेंद्र नाथ सिंह अभी 10 मार्च तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे। उनके चुनाव लड़ने में उनका योगदान और समाजवादी पार्टी के एहसान ज्यादा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो अभी विधानसभा का उम्मीदवार है वो तब विधायक था, और उसके लोगों का इलाके में जो धौंस, आतंक और वर्चस्व लड़ी थी वो एक ज्यादा कारण था सुरेंद्र सिंह की तरफ मतदान के तरफ आकर्षित होने का। क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई इनसे निजात पाना है तो सुरेंद्र सिंह को मतदान देना है, और सुरेंद्र सिंह जीते भी इसी वजह से थे। तब सुरेंद्र सिंह ना तो भाजपा लहर में जीते थे, ना अपने कर्म से जीते थे। वो शारदानंद अंचल के पुत्र और वर्तमान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के अपने व्यवहार से जीते थे। लेकिन जब सुरेंद्रनाथ सिंह बैरिया विधानसभा में चुन लिए गए तो वो निर्विवाद रूप से बैरिया विधानसभा के होकर रह गए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लोगों से मेल जोल चुनाव बाद नहीं किए हैं, जिसकी शिकायत है, वहीं सुरेंद्रनाथ सिंह के लिए कहा जाता है कि वो रात के 2 बजे भी अपने लोगों का फोन उठाते हैं और उसके लिए संपर्क करते हैं अगर कहीं भी करना हो। उन्होंने मेरे गांव में, मेरे ही मंच पर हमारे प्रधान के लिए कह भी दिया था कि ये प्रधान कैसा है। हालांकि जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया था वो उनका वोट खराब किया। उन्होंने बोला कि इसके माता पिता का संस्कार कैसा है। कोई भी आदमी किसी भी गांव में आके उसके गांव का संस्कार पर चर्चा करेगा तो लोगों की बेरुखी का सामना करना पड़ेगा और लोगों में नाराजगी स्वाभाविक हो जाएगी कि भाई आप आ करके हमारे गांव के ही संस्कार पर चर्चा करते हैं। लेकिन जो लोग सुरेंद्रनाथ सिंह को जानते हैं वो यही जानते हैं कि सुरेंद्रनाथ सिंह का बातचीत करने का लहजा यही है, उनके लोकप्रिय होने का कारण ये बेलगाम बोलना। उनके बेलगाम बोलने को ही उनके विपक्षी कहते हैं कि लड़ाई जेंटल और मेंटल की है। आपको जेंटलमैन चुनना है या मेंटल चुनना है। लेकिन कई बार जेंटलमैन आपके काम को जेंटली लेते हैं और मेंटल आदमी आपके काम को मेंटली लेता है, और वो मेंटल होता है आपके विकास के लिए, आपके दुख दर्द को अपना दर्द समझने के लिए, आपके काम को करने के लिए पागलपन के हद तक जा सकता है। वो नफा नुकसान नहीं सोचता कि इसमें राजनीतिक लाभ क्या है, राजनीतिक फायदा क्या है। लोकतंत्र में अगर मेरा माना जाए, मुझे अगर चुनना होगा तो मैं पागल चुनूंगा, क्योंकि पागल मेरे काम के लिए है। वो मेरे विकास के लिए पागल है, मेरे सुख दुख को सोचने के लिए पागल हुआ है, और वो हमारे हितों के लिए पागल है। सुरेंद्रनाथ सिंह को पागल कहिए, बड़ा अच्छी बात है, बहुत शुभ बात है। क्यों पागल है वो? सुरेंद्रनाथ सिंह के पागलपन का पहला उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। भारतीय जनता पार्टी के सर्वे नेता, सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी ने जब पार्लियामेंट में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के बिल को और ज्यादा मजबूत और स्वर्ण समाज के और ज्यादा विरोध करने का कुचक्र रचा था, तो सुरेंद्रनाथ सिंह ने इसका खुला विरोध किया था। ये पागल की निशानी है, और हमको ये पागल चाहिए, हमको ऐसे पागलपन चाहिए। वो आपके लिए इतना पागल है, स्वर्ण समाज के हितों के लिए इतना पागल है कि पार्टी लाइन के विरुद्ध भी आपके लिए खड़ा हुआ। और मैं समझता हूं कि देश में ऐसे पागलों की बहुत जरूरत है संसद और विधानसभा में। इसलिए इस पागल को आप विधानसभा में भेजिए, ताकि वो ये ना सोचे कि मेरी हित कहां है, वो सोचेगा कि मेरे जनता के हित कहां है। सुरेंद्रनाथ की दूसरी पागलपन, बैरिया विधानसभा के क्षेत्र में एक गांव है मधुबनी। मधुबनी के बगल में सुरनपुर गांव का एक टोला है,
उस टोला में जो जातीय समीकरण है उसमें पिछले दलित बीन मलाह की संख्या ज्यादा है। दूसरा नंबर आता है पंडित जी लोगों का और तीसरा नंबर आता है क्षत्रिय का। मतलब क्षत्रिय वहां पर अल्पसंख्यक है। आसपास में गांव के लोग, अब चूंकि जब से ये जातीय राजनीति का उन्माद बढ़ा है तब से जातीय संघर्ष भी बढ़ा है। हमारे नेता लोग जातीय संघर्ष बढ़ा करके कुनबे की राजनीति पर अपने आप को ले आ दिए हैं। इस वजह से हर गांव में जातीय उन्माद को हवा दे रहा है स्थानीय नेता, और उसको मिल रहा है राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेता का साथ कि भाई अपने यहाँ जितनी ज्यादा जातीय लड़ाई लड़ाइए, ये लोग आपस में लड़ मड़ करके ठीक रहेंगे, अधिकारों की बात नहीं करेंगे, अपने हित की बात नहीं करेंगे, अपने हक की बात नहीं करेंगे। जैसे हक हित की बात करेंगे उनको जातीय लड़ाई में झोंक दीजिए और कहिए कि वो पंडित जी ने क्षत्रिय को मारा, क्षत्रिय ने दलित को मारा, तो वो इसी में उलझ जाएंगे। उनको अपना हित अनित समझ में नहीं आएगा। उस हिसाब से वहां पर दलित, पिछड़े और बीन मलाह की जातियों ने एक क्षत्रिय पुत्र को घेर करके मारने का प्रयास किया। अगर वो लड़का जान बचाने में फायर नहीं करता तो उसका परिवार पिट जाता। सारे लाठी डंडा भाला गोजी लेकर के आ गए थे। अकेला लड़का क्या करता, फौजी की खून गर्म हुई, उसने हवाई फायर किया और हवाई फायर करता हुआ अपना आत्मरक्षा में जान बचाने का प्रयास किया। पूरे राज्य में कोहराम मच गया। चूंकि वो लड़का क्षत्रिय समाज का था तो क्षत्रिय समाज, स्वर्ण समाज, ये सब राजनीतिक रूप से अछूत लोग माने जाते हैं। कोई आदमी इनके साथ खुद को एसोसिएट करना नहीं चाहता। वो कभी नहीं चाहता कि मेरा नाम क्षत्रिय के साथ जुड़ जाए। वो ये चाहता है कि भाई ये मर रहा है तो मरने दो, हमारा इसमें फायदा ये है कि हम इसके साथ अपने आप को ना जोड़े। लेकिन सुरेंद्रनाथ सिंह को आप फिर से एक बार पागल कहिए कि उन्होंने इस चीज की परवाह किए बगैर उस स्वर्ण समाज के लड़के के हकों के लिए लड़े और खड़ा हुए। और जब पत्रकारों ने पूछा कि आप सीधे जातिवादी का राजनीति कर रहे हैं तो क्या ये नुकसान नहीं होगा, तो उन्होंने बोला कि अगर अखिलेश यादव किसी को कह सकते हैं कि मैं यादव हूं और यादव का पक्ष लूंगा, यादव का नेता हूं, तो मैं क्षत्रिय होकर के क्षत्रिय का पक्ष क्यों न लूं। मित्रों, ये पागलपन की श्रेणी में आता है। तो हमको ऐसा पागल चाहिए, हमको यही पागल चाहिए विधानसभा के रूप में, क्योंकि वो आदमी पार्टी हित से ज्यादा समाज का हित देख रहा है। वो अगर चाहते तो राजनीति करते और कहते कि तेरा भी जय और तेरा भी जय, और अपने आप को बचा ले जाते। या जैसे पिछले समाज के दरवाजे पर सारा नेता जा रहे थे और सब लोग उनको अपना समर्थन दे रहे थे, ये भी चाहते तो उसको समर्थन दे सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा दुगली राजनीति नहीं की। उन्होंने कहा कि भाई मुंह में राम बगल में छुरी नहीं करूंगा, मुझे जो उचित लग रहा है वो करूंगा। और उचित ये है कि इस दलित पिछड़े समाज के बहुलता वाले गांव में एक क्षत्रिय को दबाया जा रहा है, और वो इसलिए दबाया जा रहा है कि ये क्षत्रिय है, ये बर्दाश्त नहीं होगी, मैं इसके साथ रहूंगा, चाहे रोज कोर्ट में मुझे क्यों न नुकसान उठानी पड़े। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी को यही बात बुरी लगी और उन्होंने सुरेंद्रनाथ सिंह के माध्यम से समाज को ये मैसेज देना चाहा कि भाई आज के बाद जो लोग स्वर्ण समाज के विषय में सोचेंगे, स्वर्ण समाज के हितों की आवाज उठाने की हिम्मत करेंगे, उन सब का हश्र सुरेंद्रनाथ सिंह जैसा होगा। देखो, हमने अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया था। उसकी बुराई ये थी कि वो सार्वजनिक रूप से स्वर्ण समाज का साथ देने की बात करता था, पार्टी लाइन के विरुद्ध क्षत्रियों के लिए लड़ता था, ब्राह्मणों के लिए लड़ता था, भूमिहार, बनिया और बाकी स्वर्ण बिरादरियों के लिए लड़ता था, और हमने उसका हश्र ये किया कि टिकट से महरूम कर दिया। अगर सुरेंद्रनाथ सिंह चुनाव हार जाते हैं, जैसा मुझे दूर दूर तक कहीं कोई संभावना नहीं है, वो चुनाव जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं। अभी जो पिछले दिन विधानसभा में जो भीड़ आई थी, जो रैली आई थी, पूरे मार्केट में 30-40 हजार से ज्यादा लोगों की जो रैली थी, वो ये साबित कर रही है कि कोई नहीं है टक्कर में। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के मुकाबले का भीड़ था वहां पर। ये अकेला सुरेंद्रनाथ सिंह ना कोई सेलिब्रिटी है, ना ही उन्होंने किसी हीरो हीरोइन को बुलाया था। आदरणीय राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम पड़ा था तो उसके पहले बढ़िया नाच गाने का व्यवस्था किया गया था और वो सारे नाच गाने वाले लोग आए थे। हाँ, बिल्कुल वोट क्यों नहीं दूंगा मिश्रा जी, मुझे बिल्कुल वोटर हूं, मैं वोट दूंगा बैरिया विधानसभा में। और मैं तो, आप दोबारा वीडियो को सुन लीजिएगा, मैं बता रहा हूं कि मैं किसको वोट दूंगा, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है, मैं वोट दूंगा। तो मित्रों, अब आप कहेंगे कि राकेश परमार तुम शुरू से एक ही बात लगा रहे हो कि कमल है तो कल है,
फिर आप सुरेंद्र सिंह की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? सुरेंद्र सिंह की तारीफ भी कमल की ही तारीफ है, आप समझिए, उसको समझने में देर नहीं है। इसमें आनंद स्वरूप शुक्ला को अगर किसी तरह की कोई क्षति पहुंच रही तो आनंद स्वरूप शुक्ला का दुर्भाग्य है, आनंद स्वरूप शुक्ला का गलत जगह पर गलत स्टोक है। मित्रों, सुरेंद्र सिंह ने एक बार भी आपका मदद किया है और आपके लिए अपनी सीट कुर्बान कर दी। सुरेंद्र सिंह के हारने का मतलब है कि दुनिया में ये मैसेज आएगा कि अब आज के बाद स्वर्ण समाज का आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा, कोई आदमी नहीं होगा जो क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए लड़ेगा और आवाज उठाएगा। आज की राजनीति ये हो गई है कि आप जो चुनाव मैदान में आते हैं तो पंडित जी के दरवाजे पर जाके कहते हैं कि ध्यान रखिएगा, मैं भी पंडित हूं, रिश्तेदारी आप ही के यहाँ है। लेकिन हाँ, मैं ज्ञान बहादुर, मैं बिल्कुल जातिवाद पर वोट मांग रहा हूं, क्योंकि जातिवाद की ही राजनीति पूरे देश में है। तो हम क्यों जातिवाद से अलग हूं भैया? मैं एकदम जाति की राजनीति कर रहा हूं और जाति की राजनीति का असर है कि सुरेंद्र सिंह को वोट दो। सुरेंद्र सिंह को वोट देने से ये होगा कि क्षत्रिय ब्राह्मण भूमिहार बनिया लाला मतलब स्वर्ण समाज के लोगों का समाज में सुनने लायक स्थिति बनेगी। अगर उनको कोई वोट नहीं देगा, इसका मतलब यह है कि कल तुम्हारी बात करने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई आदमी राजनीति में स्वर्ण समाज का पक्ष नहीं लेगा, क्योंकि दुनिया एग्जाम्पल बना देगी कि देखो एक सुरेंद्र सिंह पार्टी के विरुद्ध अपने जाति अपने समाज की बात की, हमने उनका टिकट काट दिया और वो चुनाव हार गए। अगर वो चुनाव जीत जाएंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि राजनीतिक दलों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि भाई स्वर्ण समाज का लोग लामबंद हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं और इकट्ठा होकर के सरकार पलट भी सकते हैं। उसका सीधा साधा उदाहरण है स्वाति सिंह। ज्ञान भास्कर द्विवेदी, स्वाति सिंह एक घरेलू खाना बनाने वाली महिला थी, वो राजनीति में बिल्कुल नहीं थी। उनकी पहचान ये थी कि वो दयाशंकर सिंह की पत्नी है। उनको एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपशब्द निकाला और स्वर्ण समाज स्पेशल कर से क्षत्रिय इतना इकट्ठा हुआ, पूरा देश भर में स्वाति के विरुद्ध इतना लामबंद हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने स्वाति को अपने पार्टी में ससम्मान शामिल किया, उसको महिला का अध्यक्ष बनाया। महिला अध्यक्ष के बाद जब सरकार बना तो उसको मंत्री बनाया। ये है स्वर्ण समाज की एकता। अगर आप स्वर्ण समाज की एकता की बात नहीं करेंगे तो कल हाँ, एक आदरणीय बड़े भाई थे, उनका देहांत हो गया था, अजय कुमार सरकार जी, सादापुरा, उनकी 10वां कल था। तो ये अगर आप स्वर्ण समाज का साथ नहीं देंगे तो आपका साथ देने वाला राजनीति में कोई नहीं होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि राजनीति में स्वर्ण समाज के लोगों की वैल्यू बनी रहे और उनको लोग अछूत की तरह से ना छुएं, कोरोना वायरस की तरह से उनसे दूर दूर ना रहे, तो आपको स्वर्ण समाज के मुखिया को वोट देना पड़ेगा। आप आनंद स्वरूप शुक्ला ब्राह्मण है, इस वजह से मत चर्चा करिए। आनंद स्वरूप शुक्ला मेरे आपसे ज्यादा जानने वाले आदमी है और मैं क्षत्रिय होकर भी मेरे को बड़े भैया ही कहते हैं, जान लीजिए। लेकिन मैं फिर भी आनंद स्वरूप शुक्ला के जगह पर सुरेंद्र सिंह को तरजीह दूंगा, क्योंकि सुरेंद्र सिंह स्वर्ण समाज की आवाज है और सुरेंद्र सिंह ने समाज में स्वर्ण समाज का आवाज बुलंद करने का ठेका ले रखा है, बीड़ा उठाया है। उनके टिकट कटने का कारण यही है। अगर हम उनका मदद करेंगे तो ये होगा कि और लोग भी हिम्मत कर पाएंगे कि भाई मैं भी अपने स्वर्ण समाज की चिंता करूं। क्या ये ठीक बात है कि कोई आदमी दलित की बात करता है, कोई आदमी मुसलमान की बात करता है, कोई आदमी पिछड़े की बात करता है और पंडित क्षत्रिय ब्राह्मण भूमिहार की बात कोई नहीं करता? क्या हम लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्यों? क्योंकि आप ही जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि आनंद स्वरूप शुक्ला पंडित हो तो उसका बात करिए, ये चाहे पंडित की भला बिल्कुल ना करे। मैं आनंद स्वरूप शुक्ला के लिए अब किसी तरह का शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। आनंद स्वरूप शुक्ला बड़े सुलझे और सुलझे आदमी, मेरे पास शुरुआत जो वीडियो में मैंने बोला था बात सुन लीजिएगा। लेकिन अभी क्या है कि सुरेंद्रनाथ सिंह का पक्ष में इसलिए रख रहा हूं कि सुरेंद्रनाथ सिंह ने ओपन कहा था कि अनुसूचित जाति जनता आयोग की रिपोर्ट जो विधेयक को और ज्यादा कड़ा किया जा रहा है वो स्वर्ण समाज के लिए घातक होगा, पार्टी को उस पर विचार करना चाहिए। सुरेंद्रनाथ सिंह का पक्ष में इसलिए ले रहा हूं कि बैरिया विधानसभा में एक दलित पिछले बहुलता इलाके में
एक अकेले छतरी को सारे लोग घेर करके मार रहे थे, वो आदमी जान बचा लेके भागा और साथ में सरकार को उसके पीछे लगा दिया गया। तो सुरेंद्र सिंह अकेले उनके सामने खड़ा हुए। आदरणीय कुमार श्रीकांत जी, हिंदुओं को बांटने की साजिश वही लोग करते हैं जो सबसे ज्यादा हिंदू हित की चर्चा करते हैं। अगर हिंदू को एक करना चाहते हैं तो सबसे पहले अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की रिपोर्ट को खत्म करिए, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि स्वर्ण समाज के लोग अगर घूर के ताक रहे हैं तो इन पर केस लगा दो और 6 महीना तक इनको जेल में सड़ाओ और 6 महीना बाद इनसे पूछो कि अब तेरी औकात क्या है, अभी भी कुछ कहेगा? वो भूल जाएंगे 6 महीना तक जेल में रगड़ने से। अगर आप हिंदू में एकता चाहते हैं तो जाति पाति खत्म करिए, और जात पात तब खत्म होगी जब जातीय आयोग खत्म होगा। अगर आप स्वर्ण आयोग बना दीजिए, अगर आप पिछड़ी आयोग बनाए हैं तो आप बताइए कुमार श्रीकांत इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है? राकेश परमार इस देश के नागरिक है कि नहीं है? सरकार हमारे वोटों से बनती है कि नहीं बनती है? मैं पार्टी का पिछलगू नहीं हूं। मेरा मानना है कि कमल है तो कल है और मोदी है तो मुमकिन है, आएंगे तो योगी। मैं बिल्कुल मानता हूं सरकार योगी बनाएंगे, लेकिन योगी तब मजबूत होंगे जब उनके साथ सभी समाज मजबूत होगा। राष्ट्रीय हित की चिंता बिल्कुल कर रहे हो, राष्ट्रीय हित की चिंता करते होगा तो कुमार धर्मेंद्र, राष्ट्रीय हित की चिंता तो एकदम कर रहे हैं भाई, उसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय चिंता में हम राष्ट्रीय हैं, ब्राह्मण भूमिहार इस राष्ट्र का नागरिक है कि नहीं, हमको इस राष्ट्र में रहने का अधिकार है कि नहीं, और हमारा वोट लेंगे और हम ही को गलियाएंगे, ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है? इसलिए या तो ये देश जाति विहीन समाज बना दे, कह देंगे कि हमको नागरिक पसंद है, जाति नहीं। आप बात आरक्षण की करते हैं, रामविलास पासवान को आरक्षण की कहाँ हो सकता है? मायावती को आरक्षण की कहाँ हो सकता है? मायावती और मुलायम सिंह जी और लालू प्रसाद यादव को आरक्षण की कहाँ हो सकता है? लेकिन मेरे अपने शोभा चोपड़ा गांव के कई राजपूत हैं जिनके घर में दोनों टाइम खाना नहीं बनता। मैं जानता हूं उन लोगों को, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिनका क्षत्रिय है और भोजन नहीं बनता। सुरेंद्र नाथ सिंह उसी समाज की आवाज है। तो सुरेंद्र नाथ सिंह का सम्मान और सुरेंद्र नाथ सिंह का मान बढ़े, ये स्वर्ण समाज के हित में है और ये अंतर बैरिया विधानसभा के हित में है। आप इसको जातीयता के चश्मे से देख ले, आपकी मर्जी। अगर मैं राकेश सिंह परमार नहीं होता और सुरेंद्र सिंह की बात करता तो आप फिर दूसरे हिसाब से सोचते। जितने सुरेंद्र सिंह के वो 30-40 हजार जो लोग गए थे वो सारे के सारे ठाकुर थे। रानीगंज बाजार में वो जो पूरा पांव रखने का जगह नहीं था वो सबके सब ठाकुर थे नहीं। आज बैरिया विधानसभा का हर जात का लोग सुरेंद्र सिंह के साथ है। वो कह रहा, एक यादव उनके गांव का कह रहा है कि जो मेरा जमीन कब्जा किया जा रहा था मेरे यादव के द्वारा, तब तो कोई नहीं आया। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा तो आपको लगेगा कि अगर आप चाहते हैं राष्ट्र की बात नहीं राष्ट्र में ज्ञान भास्कर द्विवेदी कौन से पाकिस्तान के हो क्या? ये राष्ट्र तुम्हारा नहीं है? ये राष्ट्र तुम्हारी बात करता है? इस राष्ट्र में ज्ञान भास्कर द्विवेदी का राष्ट्र है कि नहीं? ज्ञान भास्कर द्विवेदी पर अभी कोई ज्ञान राम केस कर दे कि हेलो ये ज्ञान भास्कर द्विवेदी ब्राह्मण है, ये मेरे पर दलित एक लगाओ, इसको पुलिस नहीं पूछेगी कि तुम दलित में किया क्या। 6 महीने पर तुम जेल में बंद रहोगे और जब 6 महीने के बाद आओगे तो पूछा जाएगा कि हाँ भाई तुमने किया क्या था। तब तक तुम भूल जाओगे कि मैं कुछ किया था कि नहीं किया था। तो राष्ट्र का नागरिक ज्ञान भास्कर द्विवेदी है कि नहीं है, ये बताओ। ज्ञान भास्कर द्विवेदी ज्ञान राम के चुनाव क्षेत्र में नहीं लड़ सकता और ज्ञान राम ज्ञान भास्कर द्विवेदी के चुनाव क्षेत्र में लड़ सकता है। क्या फिर राष्ट्र तुम्हारा नहीं है? राष्ट्र राकेश परमार का नहीं है? राष्ट्रभक्ति की भाषा मुझे ना, तो मैं राष्ट्रभक्ति के विषय में बहुत बढ़िया जानता हूँ और राष्ट्र के विषय में बढ़िया जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि राष्ट्र मुझसे बना है, मेरे हितों की चिंता राष्ट्र को करना चाहिए। अगर राष्ट्र मेरे हित की चिंता नहीं करता तो मैं राष्ट्र हित की चिंता करूं? क्यों करूं? राष्ट्र हित का चिंता राष्ट्र के हर नागरिक का करना चाहिए। और राष्ट्र में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ साथ क्षत्रिय ब्राह्मण बनिया भूमिहार दलित पिछड़े धानु कोयरी कुर्मी सब है। इसलिए आप अपने आवाज उठाने वाले कैंडिडेट का चुनाव करें जो आपके साथ रहा हो, उसका चुनाव ना करें जो चुनाव जीतने के बाद फोन न उठाता। फोन न उठाने वाले और फोन उठाने वालों को चुनता सोचिए। ऐसे आदमी को सोचिए कि आप फोन कर रहे हैं तो क्या सीधे विधायक जी उठा रहे हैं या कोई ऐसा उठा माननीय विधायक जी से बात करना है, वो बोलेंगे साहब अभी मीटिंग में।
आपका वर्तमान विधायक बैरिया का सुरेंद्र नाथ सिंह स्वयं फोन उठाते हैं, चाहे रात के 12 बजे हो या दिन का। तो मैं राकेश सिंह परमार, आप मानिए मैं अपने विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह के साथ हूं, और सुरेंद्र नाथ सिंह के साथ होने का मतलब है कि स्वर्ण समाज का सम्मान होगा। अगर स्वर्ण समाज का सम्मान होगा तभी जाकर के देश का सम्मान होगा, क्योंकि किसी जाति विशेष को अलग हट करके उसके हितों की अनदेखी करके आप राष्ट्र निर्माण कर ही नहीं सकते। अगर आपने भविष्य में राष्ट्र निर्माण किया हो तो देख लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपके विवेक को छोड़ता हूँ। ज्ञान भास्कर द्विवेदी ने लंबा चौड़ा पाठ लिख दिया, मैं इनको पढ़ लूं भैया, चश्मा लगा। ज्ञान भास्कर ने कहा है कि राशन बांटते टाइम में योगी मोदी ये नहीं देखा था कि ये शूद्र है कि ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय। बिल्कुल राशन बांटते वक्त नहीं देखा था। मैं ये बात पहले कह चुका हूँ, इस वीडियो को एक बार दोबारा सुनना, मेरे यूट्यूब पर अपलोड होगा। मैंने शुरुआत में यही कहा था कि भारतीय मेरा पहला मान है कि कमल है तो कल है, इसीलिए कमल निशान पर मोहर लगाइए और कमल को जितवाइए। क्योंकि कमल निशान ने कोरोना काल में राशन बांटा था तो जाति धर्म नहीं देखा था, मकान दिया था तो जाति धर्म नहीं देखा था। ये मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं पहले ये बात कहूँ। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि सिर्फ हम भिखारी लोग हैं, हम भूखे लोग हैं कि राशन, अगर राशन बांटने की बात है तो मैं राकेश सिंह परमार राशन लेने नहीं गया था, तो फिर तो मुझे भाजपा को वोट नहीं देना चाहिए। क्योंकि भाजपा के मुफ्त का ना तो मुझे मकान मिली है, ना ही वोट मिली है, ना ही दिल्ली में 2 यूनिट बिजली मुझे मुफ्त में मिली है। मैं तो मुफ्त में कुछ भी नहीं लेता। 5 किलोवाट मेरा बिजली का बिल है, इसलिए मेरा तो राशन कार्ड में राशन भी नहीं मिलता। तो फिर मुझे तो भाजपा को वोट नहीं देना चाहिए। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि वोट फिर उन्हीं लोगों को लो जो लोगों को राशन मिला है, और जो लोग राशन ना मिले वो फिर भाजपा को वोट ना दे। मेरा भाजपा के, मैं मुफ्तखोर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भूखा आदमी नहीं हूँ कि मैं खाने पर वोट दे रहा हूँ। मैं वोट देना चाहता हूँ कि अगर मैं इस देश का नागरिक हूँ तो मुझे नागरिक अधिकार मिलना चाहिए कि मेरे अधिकार पर किसी और का डाका हो। मेरा मुद्दा ये है, और मेरा मुद्दा यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को पार्लियामेंट में और ज्यादा मजबूत किया था, तो सबसे पहले उनके पक्ष में बोलने वाले राजनाथ सिंह और अश्विनी चौबे थे। एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण है। इसमें से एक भी नहीं कहा था कि भाई पंडित जी लोग भी इस देश के नागरिक हैं। तो क्या अश्विनी चौबे जिस गांव में रहते हो उसमें कोई गरीब ब्राह्मण नहीं है? तुम जिस गांव में रहते हो तुम्हारे गांव में कोई गरीब ब्राह्मण नहीं है, और तुम्हारे गांव में कोई अमीर दलित नहीं है? रामविलास पासवान के बेटे को सुरक्षित सीट से लड़ने की जरूरत है, उसके पास तो कितना पैसा है, कितना सामान है, उसका कोई जातीय नाम पर क्या अपमान कर सकता है? मायावती को जातीय नाम से अपमानित कर सकता है कोई इस हैसियत में? लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव को कोई यही कह के अपमानित कह सकता है कोई इस औकात में? आप जिसकी बात कर रहे हैं उस पर विचार करिएगा तो आप समझ जाइएगा कि इस देश में सबसे ज्यादा जोर क्या है, राष्ट्र जरूरत है या राष्ट्र का नागरिक जरूरत है? अगर राष्ट्र का नागरिक है तभी राष्ट्र है, राष्ट्र से नागरिक नहीं बनता, नागरिक से राष्ट्र बनता है। इसलिए नागरिकों का हक बहुत जरूरी है, नागरिकों का अधिकार बहुत जरूरी है, और नागरिक का अधिकार तभी सुरक्षित है जब देश के सारे नागरिक सम्मानित महसूस करेंगे। और स्वर्ण समाज इस देश का नागरिक है, इस बात को मत भूलें। स्वर्ण समाज को एक साजिश की तरह से लड़वाया जा रहा है, और सबसे ज्यादा टारगेट ब्राह्मणों को हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मण ही स्वर्ण समाज का इन्वेस्टर है। ब्राह्मण ही हमको हमारे धर्म से जोड़ रहा है, ब्राह्मण ही हमको अपने पूजा पाठ से जोड़ रहा है, ब्राह्मण ही हमको हमारे भविष्य से दर्शन करवा रहा है। तो इस बात को समझो, राष्ट्र, नागरिक राष्ट्र नहीं बनता, नागरिक से राष्ट्र बनता है। तो मेरा पहला काम नागरिक हक है, और नागरिक हक चाहते हैं तो स्वर्ण समाज की आवाज बुलंद करने में हाथ मजबूत करिए, तभी राष्ट्र मजबूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश पर एक बार पुनः आप सहयोग की प्रार्थना करता हूँ कि कल जिन जिन का मतदान है वो मतदान जरूर करें, स्पेशली स्वर्ण समाज के लोग। आपको लोग अछूत क्यों माने हैं? क्योंकि आप मतदान देने नहीं जाते हैं। हमारे जैसा कोई आदमी टीवी पर बोल रहा है, कोई ट्विटर पर बोल रहा है, कोई कल ताश खेलेगा, आराम से घूमेगा, रिश्तेदारी में जाएगा। इस चीज को छोड़िए और 100% मतदान दीजिए, क्योंकि मतदान जोड़ी जाती है और देखी जाती है कि कहां से कितना मतदान हुआ है और कौन कितना वोट दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप मानिए आपका अपमान होता रहेगा। आपका अपमान मजबूरी है राजनीतिक दलों का, क्योंकि आप वोट नहीं देते हैं। राजनीतिक दल किसी का रिश्तेदार नहीं है।
वो जो उसको वोट देगा उसकी बात करेगा, और आप वोट नहीं देंगे तो आपका बात नहीं करेगा। अंत में जैस का मैं बात पढ़ लेता हूँ, ये बड़ा प्रखर युवा और पढ़े लिखे आदमी है। जैस ने लिखा है कि सही बात भैया, प्रणाम। स्वर्णों की भ्रमित करने का प्रयास चल रहा है, हम आंख मूंद करके कमल कमल का पर वोट, आप कमल पर वोट दीजिए, मैं भी कमल पर वोट दूंगा, लेकिन स्वर्ण समाज के हित कमल कर रहा है कि नहीं, ये बात जरूर सोचिएगा। कमल निशान से चुने हुए लोगों ने, कितने ने पार्लियामेंट में कहा है कि भाई अनुसूचित जनजाति आयोग के रिपोर्ट में कोई क्षत्रिय ब्राह्मण बनिया भूमिहार पर निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। और अब तो रिपोर्ट इतनी मजबूत कर दी गई है कि अगर कोई ST आयोग के अंतर्गत आप पर केस करता है तो सबसे पहले आप 6 महीने के लिए जेल जाइए, जमानत कर दी आप 6 महीना बाद लगाएंगे। क्या ये अत्याचार नहीं है? और अगर अत्याचार नहीं है तो आप इसको भुगतिए, मैं तो आवाज उठाऊंगा, क्योंकि जिंदा कौम बर्दाश्त नहीं करती, आवाज उठाती है। जिंदा है तो जिंदा रहने का सबूत दीजिए, और जिंदा रहने का सबूत है कि आप अपने हक में आवाज उठाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।